क्योंकि ये बस रियल एस्टेट बाजार में समाहित हो गया था और हम इसे दशकों से इसी तरह कर रहे हैं। लोग कहते हैं हाँ, मैं इसे पुराने तरीके से ही करना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं इसी का आदी हूँ। हाँ, देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊँगा और तुम जानते हो, ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि मैं यह कहने के लिए एक पूरा गद्दार हूँ। मुझे लगता है कि कमीशन बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब है वे बहुत ज़्यादा हैं। तुम जानते हो 6% कमीशन का विचार, जो कि तुम जानते हो कानून द्वारा तय नहीं है, ठीक है? मुझे ये कहना ही होगा निश्चित रूप से और ये हमेशा बातचीत के आधार पर होता है। हमने वास्तव में बहुत लंबे समय से असली 6% कमीशन नहीं देखा है। हर कोई इसे कम में कर रहा है और ये विक्रेता, खरीदार और रियल्टर के बीच बातचीत योग्य है। बिल्कुल, ये कानून द्वारा तय नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एक एंटी ट्रस्ट उल्लंघन होता। लेकिन तुम जानते हो, ये तब शुरू हुआ जब संपत्तियों की कीमत मुझे नहीं पता $8,000 थी, राइट? तुम जानते हो 1905 में, ठीक है? मेरा मतलब है और संपत्तियों की कीमतें मुद्रास्फीति से तेजी से बढ़ी, तो तुम जानते हो ये सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि तुम जानते हो जब हमने 1971 में स्वर्ण मानक को छोड़ दिया या मुझे कहना चाहिए स्वर्ण मानक का अंतिम अवशेष, तुम जानते हो जिस तरह से संपत्तियों की कीमतें बढ़ी और मुद्रास्फीति बढ़ी, बाकी सब चीजों के मुकाबले वह बस पागलपन था। तो तुम जानते हो ये एक अजीब अव्यवस्थित उद्योग है। मैं ये कहने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। हाँ, ये एक दिलचस्प बिंदु है। जैसे अगर हम 2012 की बात करें और मान लें कि उपभोक्ता कीमतें 50% आज बढ़ गई हैं, उदाहरण के लिए इसे बस ऐसे ही मान लेते हैं, और आय भी मान लेते हैं 25% बढ़ गई है, लेकिन फिर घरों की कीमतें 100% बढ़ गई हैं। अब अचानक रियल एस्टेट एजेंट सैद्धांतिक रूप से 100% अधिक कमा रहे हैं, जबकि उनका कमीशन दर वही है। हाँ, ये बहुत असंतुलित है और मैं तुम्हें बताता हूं कि ये क्यों किसी तरह से असंतुलित होना ही पड़ता है। रियल एस्टेट उद्योग कई अन्य उद्योगों की तरह वास्तव में एक उद्योग नहीं रह गया है। मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं किसी को काम पर रखता हूं तो मैं एक सच्चे कारीगर, एक तकनीशियन को काम पर रखना पसंद करता हूं, जो वास्तव में काम करता है ना? आजकल ये ऐसा है, चलो एक मार्केटर बने। अब सब कुछ एक मार्केटिंग व्यवसाय बन गया है और इसलिए आप जानते हैं उच्च कमीशन ने इतने सारे लोगों को इस पेशे में आकर्षित किया कि हर कोई बस एक मार्केटिंग व्यवसाय बन गया। एक सच्चे कारीगर या तकनीशियन के बजाय या कोई जो वास्तव में इस व्यापार का अभ्यास करता था और मुझे उसकी कमी महसूस होती है। मुझे वास्तव में वकीलों, लेखाकारों, रियल एस्टेट ब्रोकरों के लिए बहुत सम्मान है जो वास्तव में पेशेवर हैं और व्यापार का अभ्यास करते हैं, बजाय इसके कि हर कोई एक मार्केटर बन जाए। मेरा मतलब है, सुनो, मार्केटर बनना वही है जहाँ पैसा है। मैं आपको ये मानता हूँ। लेकिन अभिजित, क्या मैं सबसे महान मार्केटर को काम पर रखना चाहता हूँ या सबसे महान तकनीशियन को? मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूँ जो वास्तव में काम कर सके। आप जानते हैं, अब मुझे कई व्यवसायों में उसकी कमी महसूस होती है। हाँ, ये सच है। तो चलिए कीमतों और इस पर उसका ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने हाल ही में क्या किया है कि बस राष्ट्रीय स्तर पर और फिर शायद स्थानीय स्तर पर, मुझे पता है कि आपके पास उन बाजारों के बारे में अधिक जानकारी होगी जहां आपके पास वास्तव में संपत्तियां हैं, तो वे होंगे रैखिक बाजार और हम इसे समझा सकते हैं, या उसके बीच का अंतर एक चक्रीय बाजार और एक हाइब्रिड बाजार व्यक्ति के लिए। और फिर मुझे बताएं कि जमीन पर क्या हो रहा है। जहां तक कीमतों की बात है, चलिए पिछले साल की बात करते हैं। हाँ, तो रियल एस्टेट बाजार उबाऊ रहा है। ये रहा है, गतिविधि धीमी रही है। हमारा व्यवसाय सुस्त रहा है। मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। यह बहुत अच्छा नहीं रहा है और गतिविधि बहुत कम है। गतिविधि लगभग 25-30% कम है एंड लोग बस कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। वे दरों के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कीमतें कम होने वाली हैं। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, सिवाय कुछ बाजारों के। शायद देश के सबसे खराब बाजार के लिए ट्रॉफी बाजार ऑस्टिन टेक्सास होगा, जहां आवासीय कीमतें लगभग 14% कम हो गई थीं और फिर फ्लोरिडा के कुछ बाजार भी काफी अधिक आपूर्ति में हैं। तो वे जानते हैं उन्होंने भी नुकसान झेला है। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें साल दर साल लगभग 5% बढ़ी हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस सर्वेक्षण को देख रहे हैं। हम एक बहुत ही अजीब तरह के, आप जानते हैं, बस इस तरह के कमजोर बाजार में हैं जहां यह वास्तव में धीमा और शांत है।
लेकिन मैं आपको बताऊँ जॉर्ज, यह अभी 2012 जैसा महसूस हो रहा है। आप जानते हैं, ये बस कुछ हद तक शांत रहा है, ज़्यादा गतिविधि नहीं है और आप जानते हैं कई लोगों ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया। हाँ, क्या? हाँ, क्या-क्या है? मैंने कहा कीमतों को छोड़कर सब कुछ उल्टा है। हाँ, कीमतें मुझे पता है। तो आप जानते हैं बिक्री गतिविधि और बिक्री मात्रा और कीमतें 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि देश में आवास की भारी कमी है, लेकिन वे ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। मेरा मतलब है माँग कम हो रही है और आप जानते हैं घर अधिकांश लोगों के लिए और अधिक दूर होता जा रहा है। यह आप जानते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से यह वास्तव में स्वस्थ नहीं है। ये अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर से मांग क्यों कम हो रही है? मेरा मतलब है उस समय मांग कम थी क्योंकि हर कोई सोचता था कि आवास की कीमतें गिरती रहेंगी और कोई भी गिरती हुई छुरी को पकड़ना नहीं चाहता था और बहुत से लोग बेरोजगार थे। वे मंदी या मंदी के अंत के कारण पैसे नहीं कमा रहे थे और आज बस कोई मांग नहीं है क्योंकि लोग बस कीमत वहन नहीं कर सकते, उस साथ ही ब्याज दर भी। मूल रूप से वे मासिक भुगतान वहन नहीं कर सकते। सही? हाँ, ये बस बहुत महँगा है। तो आप जानते हैं अगर हम दरों को कम होते देखते हैं और वे अब लगातार 7 हफ्तों से कम हो रही हैं और अधिक जब मैं यह कहता हूँ तो मैं बंधक दरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम दरों को देखते हैं, बंधक दरें, आप जानते हैं 5% की उच्च से मध्य सीमा तक पहुँचती हैं। तो हम देखेंगे कि बाज़ार में भारी मात्रा में माँग आएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। और अभी देश में केवल लगभग 650,000 घर बिक्री के लिए हैं। सो इन शॉर्ट आप माँग बढ़ाते हैं। वह क्या है? सामान्य क्या है? आधार पर हाँ, आप इसे 3 दशकों से कर रहे हैं, तो सामान्य संख्या क्या होगी? लगभग 1.4 मिलियन सामान्य संख्या होगी और मुझे यह कहना होगा 2015 में इसे सामान्य आपूर्ति माना जाता था, जो कि 140 मिलियन के आवास स्टॉक का लगभग 1% होगा। लेकिन अभी हमारे पास लगभग 650,000 घर बिक्री के लिए हैं। तो हम इन्वेंट्री के मामले में आधे से भी कम हो गए हैं और यही कारण है कि कीमतें ऊँची बनी हुई हैं। सही, क्योंकि माँग निश्चित रूप से बहुत कम है। माँग बहुत कम है हाँ, और कीमतों को ऊँचा रखने वाली एकमात्र चीज़ कम इन्वेंट्री है। सही। तो दूसरे शब्दों में दर्शकों के लिए अगर हम जादू की छड़ी घुमा दें और अगले महीने में तो इन्वेंट्री सामान्य हो जाए। सही, तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री के लिए 6,50,000 घरों के बजाय 1.5 है। हमारी मौजूदा मांग के आधार पर घर की कीमतें बहुत 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 कम हो जाएंगी। हाँ, ठीक है ना? आप अंततः एक संतुलन पर पहुंचते हैं जो आय के साथ मेल खाता है ताकि लोग वास्तव में खरीदारी कर सकें। सही। हाँ, 1.5 मिलियन पर आवास की कीमतें जो सामान्य इन्वेंट्री मानी जाएगी, लेकिन हमारे पास सामान्य माँग नहीं है। हमारे पास सामान्य से बहुत कम माँग है, तो उस संख्या पर मुझे लगता है कि कीमतें निश्चित रूप से गिरेंगी। हाँ, हाँ। दर्शकों के लिए आपको बस इतना करना है कि मूल्य की गतिविधि को देखना है। तो अगर कीमत थोड़ी बढ़ रही है या स्थिर है या थोड़ी कम हो रही है। अगर हमारे पास अब तक की सबसे कम आपूर्ति है, तो परिभाषा के अनुसार हमारे पास अब तक की सबसे कम मांग है। क्योंकि अगर हमारे पास अब तक की सबसे कम मांग नहीं होती, तो कीमत स्थिर नहीं होती, ये सीधे ऊपर जा रही होती। और इसलिए अगर हमारे पास ये अब तक की सबसे कम मांग है, जैसा कि जेसन कह रहे हैं, और फिर आप कुछ आपूर्ति जोड़ते हैं, तो आपकी कीमत में काफ़ी गिरावट आएगी। जब तक कि यह आय के साथ मेल नहीं खाती, जब तक लोग उन्हें फिर से खरीदने में सक्षम नहीं हो जाते और फिर खरीदार वापस आएँगे, ये मानते हुए कि बाकी सब कुछ समान है। अर्थव्यवस्था में इस बेरोज़गारी दर इत्यादि। हाँ, इसमें कोई सवाल नहीं है। और जॉर्ज आपने कहा कि यह अब तक की सबसे कम माँग है और साथ ही यह अब तक की सबसे कम वहनीयता है। मेरा मतलब है हमारे पास अब 4 दशकों में सबसे कम आवासीय वहनीयता है। और जब मैं माँग की बात करता हूँ, तो मैं इसे केवल खरीदने की इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि खरीदने की क्षमता के रूप में परिभाषित कर रहा हूँ। सही, हाँ, बिल्कुल। तो किरायों के साथ क्या हो रहा है? किराए दिलचस्प बात है। सही। आप आमतौर पर इस तरह के बाज़ार में देखते हैं कि किराए अभी बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और हमारे दोस्त केन मैकेलरॉय इस पर मुझसे कहीं अधिक विशेषज्ञता से बात कर सकते हैं। पिछले साल हमने रिकॉर्ड संख्या में नए अपार्टमेंट्स की आपूर्ति की। मेरा मतलब है अपार्टमेंट निर्माण 3 से 4 साल पहले से ही चरम पर था। वित्त पोषण बहुत सस्ता था। पैसा बस सौदों पर फेंका जा रहा था।
हर डेवलपर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा था और वह सामान्य कॉम्प्लेक्स वही था जो आपने पूरे अमेरिका में देखा। ये एक 4 मंजिला, आप जानते हैं, जैसे गार्डन स्टाइल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जिसके बीच में एक पूल था और आप जानते हैं 300 यूनिट्स थे और ये चीज़ें पूरे देश में बन गईं। और इसलिए पिछले साल हमने बस रिकॉर्ड संख्या में यूनिट्स की आपूर्ति की और मुझे संख्या याद नहीं है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी संख्या थी। मुझे अभी संख्या याद नहीं आ रही है, लेकिन यह वही था जिसने वास्तव में किराए के बाज़ार को नरम कर दिया उन सभी नए अपार्टमेंट की आपूर्ति के साथ। और फिर हमने कुछ रूपांतरण देखा, हालाँकि ये उतना नहीं था जितना ड्यूमर्स या एयरबीएनबी के बारे में कह रहे थे कि ये पारंपरिक दीर्घकालिक किराए पर है। हमने देखा कि कुछ रूपांतरण हुआ, लेकिन फिर भी ये तो एक बूंद के समान है। ये कुछ भी नहीं जैसा था। लेकिन लेकिन ये थोड़ा-सा था और इसके साथ किराए काफ़ी काफ़ी किसी तरह से नरम। वे केवल 2.8% तक बढ़े और अधिकांश किराया सर्वेक्षण एकल परिवार के घरों के लिए बहुत सटीक नहीं होते जैसे कि वे अपार्टमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट बाजार में किराए का सर्वेक्षण करना वास्तव में आसान है। आप बस सभी संस्थागत मकान मालिकों को कॉल करते हैं और कहते हैं, अरे क्या चल रहा है? या आप उनके वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं अगर वे सार्वजनिक हैं, और आप बस देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे आपको बताएंगे। लेकिन जब एकल परिवार के घरों की बात आती है तो एकल परिवार के घरों के साथ किराए का सर्वेक्षण करना बहुत कठिन होता है। हाँ, हाँ, ये समझ में आता है। ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ बहुत आसान है। तो हमारे पास बहुपरिवार क्षेत्र में बहुत सारी आपूर्ति ऑनलाइन आ रही है और ये रख रही है थक्कन चलो कहते हैं किराए पर, जो वहां के व्यक्तियों के लिए वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है, क्योंकि आय घर की कीमतों के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। और इसलिए अगर किराए उसी हद तक बढ़ जाते तो आपका एकमात्र अन्य विकल्प होता है बेघर होना है। हाँ, और ये कोई मजा नहीं है। अरे दोस्तों, मैं आप में से प्रत्येक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट्स लाइव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं। आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है। साथ ही विद्रोही पूंजीपति, यह ऑर्लैंडो में है 23 से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मेलोनी, लिन ई एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं। कुछ का नाम लेने के लिए तो अपने टिकट जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट्स लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं टिकटों की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतज़ार मत कीजिए, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें। और मैं आपको ऑर्लैंडो में 23 से 25 मई के बीच देखूंगा।